सूसू करने वाली बहू। देर रात के 2 बज रहे थे। मालती आशना के बगल में सो रही थी। तभी गीलेपन के आभास से वो झट से उठकर अपनी बेटी आशना को जगाते हुए बोलती है, अरे ओ मुई, आज फिर तूने बिछौने पर सूसू की बौछार कर दी है। ऐसी भी क्या घनघोर गहरी नींद में सोई थी कि अलार्म की आवाज सुनकर भी सूसू करने नहीं उठी? माफ कर दो माँ, पता ही नहीं चला। बिछौने पर सूसू करने की आदत तो तेरी सालों साल से चली आ रही है। बचकानी से सयानी हो गई, मगर सूसू करने की आदत तो जैसे तेरी साथी बन गई है। 20 साल की आशना को बिस्तर पर सूसू करने की बुरी लत थी, जिसका मुख्यतः कारण उसका अत्यधिक तनाव था। एक सवेरे की बात है। माँ, खौफ के मारे मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप ही सोचिए कितने एम्बेरस्ड होगी आपकी बेटी जब रिश्ते वाले को पता चलेगा कि जिसे वो बहू बनाना चाहते हैं वो बिस्तर पर सूसू करती है। आशना, ये बचकानी बुद्धि का बोलबाला जीवन भर नहीं चल सकता। बेटी जात को ज्यादा दिन घर पर बैठा कर रखेंगे तो जमाना बात का पतंगड़ बनाएगा और फिर ससुराल जाने और बहू बनने के बाद ये सूसू की बीमारी खुद दूर भाग जाएगी। थोड़ी ही देर में सुधा अपने बेटे प्रभास के संग वहां पधारती है। आइए बहन जी, बिराजिए। बिटिया, मेहमानों का स्वागत सत्कार करो। जी माँ जी। मेहमान नवाजी तो बहुत हो गई बहन जी। आशना मुझे और मेरे बेटे दोनों को पसंद है। मेरी मानिए तो इसी महीने का मुहूर्त निकलवाइए। ठीक है समधन जी, जैसा आपको सही सूझे। महीने भर के भीतर ही आशना की शादी प्रभास से हो जाती है और विदाई की बेला पर मालती कहती है, आशना बेटा, तू ऐसे खौफ खाएगी तो तेरी शातिर सास को शक हो जाएगा। मैंने तेरी श्रृंगारदानी में तेरी दवाइयाँ रख दी हैं। तू बस रात के पहर कोई भी पेय पदार्थ पीकर मत सोना। और हाँ, 12 और 3 बजे के अंतराल में अलार्म लगाकर उठकर सूसू करके सो जाना। समधन जी, अगर माँ बेटी के बीच का बोल बच्चन हो गया हो तो बहुरानी की विदाई कीजिए। बाराती भी बोर हो गए हैं। बस हो गया समधन जी, बेटी को ससुराल की सीख दे रही थी। मालती अपनी बेटी की विदाई कर देती है और यहाँ से शुरू होता है आशना के ससुराल का सफर। शादी के सप्ताह भर तो सब कुछ बेहतर चलता है। आशना प्रत्येक रात को दोपहर उठकर बाथरूम जाती। हमेशा की तरह आज भी उसने रात 3 बजे का अलार्म सेट किया था, लेकिन बदकिस्मती से नींद से मादी आशना के हाथों अलार्म घड़ी टेबल से गिरकर टूट जाती है। तभी 3 बजते आशना बिस्तर पर सूसू कर देती है। अरे, ये अचानक बरसात की फुहार कैसे बरस रही है? मैं तो अपने बिस्तर पर सोया था। उसी पल चिन्ह प्रभास की आंख खुल जाती है और वो आशना के इर्द गिर्द का बिछौना सराबोर देख समझ जाता है कि उसने बिस्तर पर सूसू कर दिया है। वो झटपट से उसे झकझोर कर जगाता है। आशना, आशना, उठो, ये क्या करामात की है तुमने? सारे बिस्तर को सूसू के सैलाब में बदल दिया। ये हैरत अंगेज हरकत तुम्हें शोभा देती है क्या? पति की फटकार सुनकर आशना सहम जाती है, साथ ही उसका सारा शरीर पसीने से सराबोर हो जाता है। प्रभास, पता नहीं ये कैसे हो गया। मैंने घड़ी में अलार्म भी लगाया था, मगर मेरे सूसू करने की खबर सासू माँ को मत देना, वरना मुझे बेहद शर्मसार होना पड़ेगा। आशना की आंखों में भरे आंसू और बोलचाल में बड़ी हिचक देखकर प्रभास उसे सांत्वना देते हुए समझाता है। आशना, शांत हो जाओ। मैंने अपनी सूझबूझ का सहारा लेकर तुम्हें कितनी खरी खोटी सुना दी। हम कल ही डॉक्टर से तुम्हारे बिस्तर पर सूसू करने की बीमारी पर सलाह मशविरा कर लेंगे। अगली सुबह प्रभास आशना को लेकर अस्पताल आता है, जहां डॉक्टर बोलता है, देखिए, जितने भी जांच पड़ताल हुए उससे ये साफ तौर से साझा हो चुका है कि आपकी बेबी को नॉक्टर्नल एर्नोसिस नामक बीमारी है, जिससे ग्रसित वयस्क अक्सर बिस्तर पर सूसू कर देते हैं, जिसका मुख्य कारण महिला वयस्क का अत्यधिक तनाव, असंतुलित खानपान या साधारणतः संक्रमण है। ऐसे में पति होने के नाते आप इनका प्रोत्साहन बनिए, तभी ये तनाव से बाहर निकल सकती हैं। साथ ही इन्हें मीठा, ठंडा, खट्टा फल इत्यादि से दूरी साधनी होगी। डॉक्टर की सलाह के साथ दोनों दंपति घर लौट आते हैं। अब प्रत्येक सप्ताह प्रभास आशना को डॉक्टर के पास लाकर उसका उम्दा तौर से चेकअप कराता। एक सवेरे सुधा उन्हें टोकते हुए कहती है, मैं देख रही हूँ पिछले कुछ सप्ताहों से तुम दोनों मियाँ बीवी कहीं जाते हो। माँ, हम दोनों सिर्फ सैर के लिए बाहर जाते हैं, कोई खास बात नहीं। ये बोलकर प्रभास अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल चला जाता है और सुधा भौहें ऊंची किए दांतों तले उंगली सफाती हुई कहती है,
ये सैर सपाटा सप्ताह भर में सिर्फ एक दफा ही क्यों? इन दोनों दंपत्ति के बीच कोई तो खिचड़ी पक रही है। थोड़ी देर बाद रात का घनघोर अंधेरा घिर जाता है। दरवाजे पर खड़ी आशना को देखकर सुधा कहती है, बहू, प्रभास की बाट होने का कोई फायदा नहीं। सांझ को ही उसने फोन पर खबर दी थी कि काम बढ़ने के कारण आज वो देर रात दफ्तर में ही रुकेगा, कल भोर को आएगा। इसीलिए आज हम सास बहू एक बिस्तर पर सोएंगे। ये सुनकर आशना के चेहरे पर चिंता की अनेकों रेखाएं उभर आती हैं। तभी सुधा कहती है, बहू, फ्रिज में मटका कुल्फी रखी होगी, देख मौका भी है और दस्तूर भी। क्यों ना आज हम दोनों सास बहू मिलकर कुल्फी का लुत्फ उठाएं। मगर माँ जी, अरे बहू, या अगर मगर की बातों को बिसार कर कुल्फी ला। अपनी सास सुधा की जिद के आगे बेचारी बहू का बस कहाँ चलना था। वो मन में कहती है, डॉक्टर साहब ने सख्त हिदायत दी थी कि रात में सोने से पहले मुझे कोई भी पेय पदार्थ नहीं लेना। इसके पश्चात सास बहू सोने आती हैं, मगर बिस्तर पर सूसू करने की डर से बेचारी बहू बुरी तरह भयातुर होती है। उसकी आंखों से नींद नामक चिड़िया फुर्र हो चुकी थी। देर रात बहू को जागते देख सुधा कहती है, अरे बहू, ये इतनी रात तक तू रात जगे क्यों कर रही है? अरे अब तक तो उल्लू और चमगादड़ की सेना भी सो चुकी होगी, तू भी सो जा। सास के स्वर शब्द सुनकर डरी सहमी बहू सोने का ढोंग करती है, मगर चंद पलों में वो सचमुच में नींद की गहराइयों में गोते लगाने लगती है और एक बार फिर आशना पूरे बिस्तर को सूसू से सराबोर कर देती है। अरे ये जेठ का महीना इतनी जल्दी सावन भादों में कैसे बदल गया? लगता है बाढ़ में बिस्तर बिछौना भी सराबोर हो गया। अचानक सुधा की नींद खुलती है और वो दांत पीसते हुए कहती है, अच्छा, तो ये झरने का झरोका यहाँ से फूट रहा था। बेड़ा गर्क हो इस बेबाक बहू का। अरे जाग, वरना तेरे सुसु के सोतों से सारा घर बार जलमग्न हो जाएगा। सास की आवाज सुनकर आशना उठ खड़ी होती है। तभी दरवाजे का डोरबेल बजता है और प्रभास अंदर आता है। माँ, क्या बात है? आपके चेहरे का हाव भाव इतना हैरतअंगेज क्यों है? अरे बेटा, बदकिस्मती से हमारे नसीब में बिस्तर पर सुसु करने वाली बेशरम बहू बन गई है। अरे सयाने पहाड़ों पर बचकानी बच्चों की नाई बिस्तर पर सुसु करना इसे शोभा देता है क्या? सास के ताने सुनकर आशना बिलख बिलख कर रोने लगती है। माँ, आपकी बेहिसाब बातों से बेचारी आशना कितनी शर्मसार हो रही है। तनाव के चलते उसकी ये बीमारी बढ़ रही थी। मैं उसका भरसक इलाज करवा रहा हूँ। एक सास होकर आप अपनी बहू को व्यंग्यता का पात्र बना रही हैं। इसका मतलब तू इसकी सुसु करने वाली बीमारी से वाकिफ है? हाँ माँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। शादी के कुछ दिन के बाद ही मुझे आशना की सुसु करने वाली बीमारी के बारे में पता चला था। उसके बाद फिर मैंने इसका इलाज भी शुरू करवा दिया है। आशना कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, पर आप इस तरह आशना को शर्मिंदा करना बंद करिए। और आप भी तो एक औरत हैं। अगर आप आशना की जगह होती तो क्या करती? बहू, अपनी इस निर्बुद्धि निराशास को माफ कर दे। मैंने ये सोचा ही नहीं कि इस हैरत अंगेज हरकत से तू खुद भी बेहद शर्मिंदा है। तेरी सास तेरे साथ है बहू। देखना, बहुत जल्दी तेरे बिस्तर पर सुसु करने की बुरी बीमारी खत्म हो जाएगी। शुक्रिया सासू माँ, आपके विश्वास और प्रभास जी के साथ से मैं बिस्तर पर सुसु करने की बीमारी को हरा कर रहूंगी। पति के प्यार और सास के सहयोग से कुछ ही सप्ताह बाद आशना को बिस्तर पर बाथरूम करने की बीमारी से निजात पाकर अपनी सास की आस पर खरी उतरती है। आज आशना आम बहुओं की तरह आदर्श बहू बनकर ससुराल की बागडोर को बखूबी संभाल रही है। शिव की पुजारिन बहू। जटाटवी कलचल प्रभा पावती स्थले गलेल वलंबय लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमा 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 निनाद वर्ड मर्वय चकार चंड तांडव तनो तुना शिवा शिवम। शिवांगी मंदिर में महादेव की पूजा कर रही होती है कि तभी उसका छोटा भाई करण उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे शिवांगी, तू यहाँ पर पूजा में लीन है और वहाँ चाचा चाची तेरे लिए लड़का पसंद कर रहे हैं। अरे चल, जल्दी से चल, नहीं तो देरी हो जाएगी। तुम चलो, मैं महादेव की पूजा संपन्न करके आती हूँ। शिवांगी महादेव की पूजा करती रहती है, जिसके बाद करण वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी के चाचा चाची उर्मिला और रतन दोनों ही बहुत ही खुशी से शिवांगी का रिश्ता एक दिग्विजय नाम के आदमी से पक्का कर देते हैं। देखिए,
हमारे पास हमारी बिटिया के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम दहेज नहीं दे सकते, केवल 2 जोड़ों में शादी करवा पाएंगे। हाँ हाँ, आप तो सेठ लोग हो। वैसे भी आप लोगों को दहेज की क्या जरूरत। अगर आपको हमारी बिटिया 2 जोड़ों में मंजूर है तो रिश्ता पक्का कीजिए। ओहो भाई साहब, ये कैसी बात कर रहे हो आप? हमें आपके घर से एक कील भी नहीं चाहिए। ऊपर वाले की दुआ से दौलत है, शोहरत है। हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, केवल एक संस्कारी बहू ही चाहिए। रतन जी, आपकी बिटिया कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। तभी शिवांगी घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। जैसे ही दिग्विजय शिवांगी को देखता है, वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि शिवांगी बहुत खूबसूरत थी और उसके घने काले लंबे बाल उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। तभी शिवांगी कहती है, आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। अरे आओ आओ मेरी बेटी, मेरे पास बैठो, इनसे मिलो। ये हैं दिग्विजय की माँ लाजवंती, और ये हैं दिग्विजय जी, जिनसे हम तुम्हारा रिश्ता करने वाले हैं। शिवांगी जैसे ही दिग्विजय को देखती है तो वो शर्म से अपनी आंखें झुका लेती है। ये दिग्विजय को बहुत पसंद आता है, जिसके बाद दिग्विजय उठता है और सबसे कहता है, "हाँ, मुझे लड़की पसंद है। जितनी जल्दी हो सके शादी की तैयारियां कर लीजिए। मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ। नमस्कार।" इतना कहकर दिग्विजय अपनी माँ के साथ वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में शादी की तारीख निकल जाती है और दोनों परिवारों में रस्में शुरू हो जाती हैं। और वो दिन भी आ जाता है जब दिग्विजय मंडप में बैठकर शिवांगी का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही उर्मिला और रतन अपनी बेटी शिवांगी को मंडप में लेकर आते हैं, दिग्विजय उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और दिग्विजय शिवांगी को अपने साथ अपने घर ले आता है। उस रात दिग्विजय के घर पर उसके 4 दोस्त आते हैं। आखिरकार मैंने भी शादी कर ही ली। शिवांगी किसी परी से कम नहीं है, वो बहुत खूबसूरत है। अरे भाई, पहली रात तक हर किसी को अपनी पत्नी खूबसूरत ही लगती है। लेकिन हमने तो अपनी भाभी की मुंह दिखाई ही नहीं की। तो बताओ, कब हमारी भाभी से हमारी मुलाकात करवा रहे हो? कल मुंह दिखाई की रस्म है, तुम सभी मुंह दिखाई की रस्म पर आ जाना। दिग्विजय अपने सभी दोस्तों के साथ खूब सारी शराब पी लेता है, जिसके बाद वो आधी रात के समय अपने कमरे में लड़खड़ाता हुआ जाता है। जैसे वो शिवांगी के पास बैठता है, शिवांगी उसी क्षण डरते हुए दिग्विजय से कहती है, देखिए, मैं जानती हूँ आज हमारी पहली रात है, लेकिन आज सोमवार है और मैं सोमवार का व्रत रखती हूँ अपने शिवजी के लिए। लेकिन तुम्हारा शिवजी तो अब मैं ही हूँ। जब तुम्हें तुम्हारा शिवजी मिल गया है तो ये व्रत रखने की क्या जरूरत है? देखिए, शिवजी मेरे कण कण में बसे हैं। आप तो मेरे पति हैं, क्या आप मेरे लिए एक दिन का सब्र नहीं कर सकते? शिवांगी इतना कहती ही है कि दिग्विजय चुपचाप शिवांगी के बगल से तकिया उठाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो अपने घर के हॉल में सोफे के ऊपर जाकर लेट जाता है। ये क्या, मुझे लगा आज हमारी पहली रात होगी, लेकिन इसने तो मुझे मेरे ही कमरे से बाहर निकाल दिया। चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल इसे मेरा होना ही है। हाँ? ये सोचकर दिग्विजय सो जाता है। अगले दिन जैसे ही लाजवंती अपने बेटे दिग्विजय को हॉल के अंदर सोफे के ऊपर लेटा हुआ देखती है, उसके बाद वो सब समझ जाती है, जिसके बाद उसे शिवांगी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचने लगती है, अरे देखो तो सही, मेरा बेचारा भोला सा बच्चा किस तरह सोफे पर सो रहा है। इसको आए हुए एक दिन नहीं हुआ और इसने मेरे बेटे को कमरे से ही बाहर निकाल दिया। अभी बताती हूँ इसे। तभी लाजवंती जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई बहू, नीचे आओ। ये सब मेरे घर में क्या चल रहा है? शिवांगी पूजा घर में शिवजी की पूजा कर रही होती है, जिसकी वजह से वो लाजवंती की एक नहीं सुनती और पूजा में लीन होकर शिवजी की स्तुति करती है। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जैसे ही शिवांगी की स्तुति खत्म होती है, वो पूजा की थाली लेकर पूजा घर से बाहर आती है और अपनी सास को प्रसाद देने लगती है, जिसके बाद लाजवंती पूजा की थाली में जोर से हाथ मारती है और थाली नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर शिवांगी अचंभित रह जाती है। तभी लाजवंती गुस्से से कहती है, अरे ये पूजा पाठ का ढोंग क्या दिखा रही है? ये सब मेरे घर में क्या चल रहा है?
एक दिन तुझे आए हुए नहीं हुआ और तूने मेरे बेटे को उसके कमरे से बाहर निकाल दिया। वो देख, मेरा बेटा सोफे पर किस तरह सो रहा है। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं क्यों दिग्विजय जी को उनके कमरे से बाहर निकालूंगी? वो खुद ही अपनी मर्जी से बाहर सोने गए थे। मैंने उन्हें कमरे में सोने के लिए तो मना नहीं किया था। तभी दिग्विजय नींद से जाग जाता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। कल इसका सोमवार का व्रत था, जिसकी वजह से मैं ही कमरे से बाहर चला आया था। अपने बेटे की बात सुनकर लाजवंती वहां से चली जाती है और शिवांगी घर के बाकी कामों को करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं और अब लाजवंती को शिवांगी अंदर ही अंदर खटकने लगती है। लाजवंती को शिवांगी की शिवजी के साथ इतनी पूजा भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से एक दिन लाजवंती शिवांगी से कहती है, बहुत हुआ तेरी ये पूजा पाठ का ड्रामा। आज के बाद तू इस घर में कोई पूजा नहीं करेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर मेरी पूजा पाठ से आपको आपत्ति क्या है? देख बहू, इस घर में मेरी चलती है। अगर मैंने तुझे कहा है कि तू आज के बाद कोई पूजा पाठ नहीं करेगी, तो इसका मतलब नहीं करेगी। जा, अब जाकर घर के काम कर। अपनी सास के फैसले पर शिवांगी बहुत परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। लेकिन वो शिवजी की इतनी बड़ी भक्त थी कि वो कभी भी शिवजी की पूजा करनी छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो सबसे छुपकर शिवजी की पूजा किया करती थी। एक दिन शिवांगी अपने पति दिग्विजय के साथ कार में बैठकर घर की तरफ आ रही होती है, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रक उनके सामने आ जाता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें शिवांगी तो बच जाती है, लेकिन दिग्विजय के पैर जिंदगी भर के लिए खराब हो जाते हैं। हाय मेरा लल्ला, ये क्या हो गया है इसे? हे ऊपर वाले, ये कैसा अनर्थ कर दिया तूने मेरे बेटे के साथ। ये जो भी हुआ है इस शिवांगी की ही वजह से हुआ है। कुलक्षणी कहेंगी, तेरी वजह से ही आज मेरे बेटे की ये हालत है। निकल जा अभी के अभी, जा निकल जा तू इस घर से। पता नहीं क्या शिवजी के नाम पर जादू टोना करती रहती है। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? भला मैं अपने पति के साथ ऐसा क्यों करूंगी? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, दिग्विजय जी को कुछ नहीं होगा। मैं शिवजी से मन्नत मांगूंगी और शिवरात्रि वाले दिन उनके लिए व्रत रखकर जल भी चढ़ाऊंगी। देखना, मेरी भक्ति से दिग्विजय जी ठीक हो जाएंगे। कई दिनों तक शिवांगी शिवजी की पूजा पाठ करती रहती है और सुबह शाम अपने घर में शिवजी के गुण गाती रहती है। जैसे ही शिवरात्रि आती है, शिवांगी शिवरात्रि का व्रत रखकर जल भी चढ़ा देती है, लेकिन तब भी दिग्विजय ठीक नहीं हो पाता, जिसके बाद लाजवंती कहती है, अरे बस करिए पूजा पाठ, कुछ नहीं होता इससे। ऊपर से तेरी भक्ति में कोई असर नहीं है। मेरा बेटा आज भी चल नहीं पा रहा है। ये सुनने के बाद शिवांगी शिवजी के मंदिर में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। शिवजी, ये आप मेरा कैसा अपमान कर रहे हो? मैंने बचपन से आपको माना है और आपने मेरा आज साथ नहीं दिया। इसका मतलब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। आज के बाद मैं कभी भी आपकी पूजा पाठ नहीं करूंगी। इतना कहकर शिवांगी वहां से जाने लगती है कि तभी वहां शिवजी प्रकट होते हैं और शिवांगी से कहते हैं, शिवांगी, तुम्हारी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम सफल हो गई हो। जाओ, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही शिवांगी घर पर पहुंचती है, उसका पति बहुत ही आराम से चल फिर रहा होता है। तभी लाजवंती शिवांगी को गले से लगाती है और कहती है, तेरी भक्ति में शक्ति है, मुझे माफ कर दे बहू। आज के बाद मैं तुझे शिवजी की पूजा करने से कभी नहीं रोकूंगी, बल्कि मैं भी तेरे साथ पूजा में शामिल होंगी। उस दिन के बाद से लाजवंती और दिग्विजय शिवांगी के साथ साथ शिवजी की पूजा करने में लीन हो जाते हैं। सरकटी चुड़ैल की शादी। पुष्पा अपने बेटे रणबीर और अपने पति माधव के साथ रहती थी। माधव एक बिजनेसमैन था और रणबीर अपने पिता की मदद किया करता। उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। वो अपने कारोबार में इतनी तरक्की कर रहे थे कि उन्होंने अपनी एक और कंपनी ओपन कर ली। उस बिजनेस को अब रणबीर अकेला संभालने लगा। ये देखकर रणबीर की माँ पुष्पा माधव से बोलती है, अरे माधव जी, देखिए हमारा बेटा रणबीर कितना बड़ा हो गया है। आज वो अपना खुद का बिजनेस संभाल रहा है। क्यों ना हम अपने बेटे की शादी करवा दें। हाँ हाँ पुष्पा, तुम सही बोल रही हो। मैं अपने बेटे रणबीर के लिए
एक अच्छी सुंदर और इंटेलिजेंट लड़की को ढूंढूंगा जिससे हमारा बेटा हमेशा खुश रहे और साथ ही साथ वो लड़की हमारे इस घर को भी अच्छे से संभाल सके। माधव जी, मुझे यहाँ शहर की लड़की नहीं चाहिए, मुझे गांव की लड़की चाहिए, क्योंकि वो काफी संस्कारी होती है। क्यों ना हम गांव में जाकर अपने लड़के के लिए अच्छी सी लड़की देखें। माधव उसकी बात मान लेता है और अपने परिवार के साथ मुंबई शहर से ढोलकपुर गांव में चले जाता है। आए दिन रणबीर को देखने के लिए लड़की वाले आते, लेकिन रणबीर को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। ये देखकर माधव और पुष्पा को बहुत ही दुख होता है और एक बार रणबीर गांव घूमने के लिए बाहर जाता है कि तभी उसकी नजर एक पतली सी लड़की जो कि बहुत ही सुंदर थी उसकी तरफ जाती है। वो उसे देखकर मानो उसकी सुंदरता में खो जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो उससे बात नहीं करता और चुपचाप अपने घर चले जाता है। अगली सुबह एक बार फिर रणबीर उस लड़की को ही देखने के लिए उस कुएं के पास आता है। वो देखता है कि वो लड़की अपने पानी के मटके को भरकर अपने घर की तरफ जा रही थी। लड़का उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसका घर एक काफी बड़ा और सुंदर महल जैसा था। लड़की पीछे मुड़कर देखती है और उससे पूछती है, क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे बाबूजी, मेरे घर में सिवाय मेरे और मेरे सुनसान घर के अलावा मेरे पास और कोई नहीं है। तो क्या हो गया? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बातों बातों में तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया। मेरा नाम मोनी है। तुम्हारा नाम सच में बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और शाम को रणबीर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और मोनी के बारे में रणबीर अपने घर में बता देता है। उसकी ये बात सुन पुष्पा बोलती है, चलो, तुझे कोई तो लड़की पसंद आई, चाहे वो जैसी भी है, भले ही उसके माँ बाप नहीं है, लेकिन तुझे एक लड़की पसंद आ गई और वो भी गाँव की है। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो कब मिलवा रहा है मुझे उससे? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी होने वाली बहू से जरूर मिलवाऊंगा। अगले दिन रणबीर मोनी को अपनी माँ से मिलवा देता है। उसको देखकर पुष्पा और माधव दोनों ही उसकी शादी फिक्स करवा देते हैं। उस दिन गांव के कुछ लोग बारात लेकर मोनी के घर पर आते हैं। वो सभी उस बारात में रणबीर की शादी की खुशियां मना रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी खुशियां गम में बदलने वाली हैं। मंडप के पास सभी लोग बैठे हुए होते हैं। मंडप के ऊपर पंडित और रणबीर दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद दुल्हन नीचे आती है और मंडप में बैठ जाती है कि तभी अचानक से बिजली की गड़गड़ाहट आती है और वहां की सारी लाइट्स चली जाती हैं और वहां पर एक गांव वाला बोलता है, अरे भाई, अरे लाइट कैसे चली गई भैया? लाइट को चलाओ, लाइट को। उसके इतना कहते ही वहां पर लाइट आ जाती है। लाइट आने के बाद वहां पर वो सभी इंसान जो देखते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मोनी की गर्दन कटकर नीचे गिरी हुई थी और वो खूब तेज तेज हंस रही थी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। उसका भयानक चेहरा देखकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। मोनी की हवेली में भगदड़ मच जाती है और थोड़ी ही देर बाद वो एक सुंदर मंडप से बदलकर एक खंडहर बन जाता है। वहां लोगों को भागता हुआ देख मोनी अपने लंबे हाथ करके उन्हें हवा में उड़ाकर इधर से उधर पटकने लगती है। ये सब देख कुछ लोग अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं तो कुछ लोग अपनी जान गंवा देते हैं। रणबीर भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है कि तभी उसके फेरे की गांठ उसको रोक लेती है। वो देखता है कि वो उस चुड़ैल की चुन्नी से बंधा हुआ है। ये देख चुड़ैल हंसते हुए उससे बोलती है, रणबीर, हमारी आधी शादी हो चुकी है, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। इतना कहकर चुड़ैल उसको हवा में उड़ाते हुए खंडहर के अंदर ले जाती है। रणबीर हाथ जोड़ के उस चुड़ैल से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। मोनी, तुम क्यों मार रही हो? मैंने तो तुमसे प्यार किया था,
तो तुम मुझे कैसे मार सकती हो? मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज कृपया करके मुझे यहाँ से जाने दो। एक तरफ तो रणबीर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पुष्पा और माधव दोनों ही अपने बेटे की चिंता में बहुत परेशान हो रहे थे। वो तुरंत भागते भागते एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और सारी बात बता देते हैं। तांत्रिक बाबा पुष्पा और माधव के साथ उस भूतिया हवेली में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि रणबीर हवा में लटका हुआ है। तांत्रिक उसके ऊपर भभूत फेंकता है और उससे बोलता है, चुड़ैल, तू इस मासूम बच्चे को क्यों सता रही है? तू आखिर इसको क्यों मार रही है? पहले तो तूने इसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, और अब जब ये तुझसे शादी करने आया तो तूने इसको मारने की सोच ली। तांत्रिक, तुझे कुछ नहीं पता, इसीलिए तू मेरे रास्ते में मत आ, वरना तू भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तू मुझे सब सच बताएगी या नहीं? अगर नहीं तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। इतना कहकर फिर से वो चुड़ैल के ऊपर भभूत फेंकता है और चुड़ैल गुस्से में बोलती है, बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है, मैं अपने माता पिता के साथ खुशी से रह रही थी। मोनी रोहन के साथ पार्क में बैठी हुई थी। रोहन, अब हम क्या करें? हमारे गांव वाले तो शादी के लिए एग्री ही नहीं हो रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं क्या करूं? मोनी, गांव वाले लोगों ने ऐसी घटिया सोच क्यों बना रखी है कि कोई नीची जात का लड़का किसी ऊंची जात की लड़की से प्यार नहीं कर सकता, वो उससे शादी नहीं कर सकता। मेरी फैमिली तो शादी के लिए तैयार है, लेकिन गांव वालों का क्या करूं मैं? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, चलो चलकर भाग जाते हैं। मोनी उसकी बात से सहमत होती है और भागने के लिए घर की तरफ जाने लगती है। पीछे से ये सब कुछ गांव का एक आदमी सुन लेता है। वो तुरंत भागा भागा मुखिया के पास जाता है और मुखिया के साथ साथ गांव वालों को वो सब कुछ बता देता है। ये सुनकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है और वो मोनी रोहन को रोक लेते हैं। कुछ गांव वाले रोहन को जिंदा जला देते हैं। जब इस बात का मोनी विरोध करती है तब गांव का मुखिया मोनी की गर्दन काट देता है, जिस कारण मोनी की भी मौत हो जाती है। तुम बताओ, मेरी क्या गलती है? मैं अपना बदला इन गांव वालों से ले रही हूँ, तो क्या मैं गलत ले रही हूँ? रोहन का तो पुनः जन्म हो गया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। रणबीर कोई दूसरा नहीं, बल्कि मेरा रोहन ही है। मेरी शादी इससे करवा दो। अगर तुम मेरी शादी इससे कर पाओगे तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं एक मामूली इंसान की तरह रहूंगी, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। लेकिन अगर तुमने मेरी शादी इससे नहीं करवाई तो काल देवता की कसम, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। ये सब सुनकर तांत्रिक पुष्पा और माधव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तांत्रिक कुछ आगे करता कि तभी पुष्पा आगे आकर बोलती है, तुमने मेरे बेटे से बेहद प्यार किया था। तुम्हें पिछले जन्म में मेरा बेटा नहीं मिल सका, लेकिन मैं तुम्हारी शादी इस जन्म में अपने बेटे से जरूर करवाऊंगी। मैं तुम पर विश्वास कर रही हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे ये वादा किया है कि तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाओगी। एक मामूली से इंसान बनकर मेरे बेटे के साथ अपना जीवन व्यतीत करोगी, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवा रही हूँ। मैं भी इस चीज से सहमत हूँ, लेकिन तुम अपना वादा मत भूलना। उनकी ये सब बातें सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद पुष्पा माधव, मोनी और रणबीर की शादी करवा देते हैं और शहर में जाकर खुशी से अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। गरीब माँ और जादुई सोने की रोटी बनाने वाली मशीन। भरतपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था, जहाँ रजनी नाम की एक गरीब महिला रहती थी। रजनी का एक 10 साल का बेटा और 12 साल की बेटी थी। रजनी की बेटी का नाम उर्मिला और बेटे का नाम टिंकू था। रजनी के पति के गुजर जाने के बाद घर में बहुत गरीबी आ चुकी थी। रजनी जैसे तैसे करके माली का काम किया करती थी और अपने दोनों बच्चों का पेट पालती थी। रजनी पास के शहर में जाकर रोज बागीचे की सफाई और सूखे पत्तों को साफ किया करती थी और बदले में उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। हर रोज की तरह आज भी रजनी पास वाले शहर में बागीचे की साफ सफाई करने के लिए जा रही थी। वह काफी लेट हो चुकी थी
और मन ही मन बड़बड़ा रही थी। हे भगवान, आज फिर से लेट हो गई। पता नहीं मालिक क्या क्या सुनाएंगे। अब भला मैं मालिक को क्या बताऊं कि कस्बे से शहर तक आने में पूरा 1 घंटा लग जाता है। इतना कहते कहते रजनी जंगल के रास्ते शहर पहुंच जाती है और अपने मालिक के बागीचे में पहुंचकर साफ सफाई करने लगती है। तभी वहां पर उस बागीचे का मालिक आ जाता है। देखो रजनी, अगर काम करना है तो समय पर आया करो, वरना मेरे पास और भी बहुत नौकर हैं। गलती हो गई मालिक, यहाँ से मेरा घर बहुत दूर है, इसलिए देर हो जाती है। मुझे तुम्हारे घर से कोई लेना देना नहीं, तुम यहाँ पर समय पर आया करो। इतना कहकर वहाँ का मालिक चला जाता है। रजनी बागीचे के सूखे पत्ते साफ करने लगती है और पौधों में पानी डालने लगती है। बागीचे का सारा काम खत्म करने के पश्चात रजनी वापस अपने घर की तरफ लौटने लगती है। दोपहर हो चुकी थी और बहुत तेज धूप निकल आई थी। ओफो, कितनी तेज धूप है, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। रजनी जंगल में से गुजर ही रही थी कि तभी अचानक उसकी नजर सामने बैठे एक हिरन पर पड़ती है, जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। रजनी उसके पास जाती है। अरे बाप रे, इसका तो पैर टूटा हुआ है। लगता है किसी जानवर ने इस पर हमला किया होगा। किस्मत से ये हिरन बच गया। लगता है ये बहुत भूखा है। मुझे कुछ करना होगा। जंगल से रजनी का घर बस थोड़ी ही दूर था। रजनी दौड़ते हुए अपने घर जाती है और उर्मिला टिंकू को आवाज लगाती है। टिंकू, अरे ओ टिंकू, टिंकू बेटा, जरा जल्दी बाहर आओ, बहुत जरूरी काम है। अपनी माँ की आवाज सुनते ही टिंकू और उर्मिला तुरंत घर से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? बेटा, जंगल में एक घायल हिरन बैठा है, उसका एक पैर टूट चुका है। तुम जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर जंगल में आ जाना। मैं उर्मिला को लेकर जंगल जा रही हूँ। टिंकू डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। रजनी तुरंत घर के अंदर जाती है और बची कुची रोटियां लेकर उर्मिला के साथ जंगल पहुंच जाती है। हिरन अभी भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था। रजनी उसके पास जाकर उसे रोटियां खिलाती है। रोटियां खाकर उस हिरन में कुछ जान आती है। थोड़ी देर बाद टिंकू डॉक्टर को लेकर वहां पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, इसका एक पैर टूटा हुआ है, आप किसी भी तरह इसे ठीक कर दीजिए। हाँ बहन, मैं पूरी कोशिश करूँगा इसके पैर को दोबारा से जोड़ने की। इसके बाद डॉक्टर उसके पैर की मरहम पट्टी करके हिरन का इलाज करता है। मैंने इसका इलाज कर दिया है, थोड़े दिनों तक इसकी देखभाल करनी होगी, फिर इसका पैर अपने आप ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगी। अरे अरे, कैसी बात करती हो बहन, तुमने तो बहुत नेक काम किया है। भगवान तुम्हारी पुकार जरूर सुनेगा। अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। रजनी, उर्मिला और टिंकू काफी देर तक उस हिरन के पास बैठे रहते हैं। माँ, अब हम क्या करें? अगर इस हिरन को ऐसी हालत में यहाँ छोड़ दिया तो कोई जानवर इसे खा जाएगा। हाँ टिंकू बेटा, हमें इसे अपने साथ ही ले जाना होगा। इसके बाद रजनी, टिंकू और उर्मिला उस हिरन को उठाकर अपने घर ले आते हैं और कई दिनों तक उसकी देखभाल करते हैं। रजनी रोज उसे बहुत सारी रोटियां और हरी घास खिलाती है ताकि वो हिरन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। एक दिन उनके घर पर सारा राशन पानी खत्म हो जाता है। माँ, आज घर का सारा राशन पानी खत्म हो गया है, अब हम क्या खाएंगे और इस हिरन को कैसे खिला पाएंगे? बेटा, मैं शहर जाकर अपने मालिक से कुछ पैसे उधार मांग कर लाती हूँ, इससे हमारा खर्चा चलने लगेगा। रजनी शहर पहुँच जाती है और अपने मालिक के घर पहुँचकर उनसे पैसे मांगने लगती है। मालिक, घर में खाने का एक दाना भी नहीं है, अगर आप कुछ पैसे उधार दे देंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। मैं अगले महीने तक आपको लौटा दूंगी। देखो रजनी, तुम मेरे यहाँ काम करती हो तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें अपनी सारी धन संपत्ति दे दूंगा। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। रजनी निराश होकर वापस अपने घर लौट आती है। क्या हुआ माँ, तुम कुछ खाने का सामान क्यों नहीं लाई हो? चुप कर टिंकू, देखता नहीं माँ परेशान लग रही है। क्या हुआ माँ, मालिक ने पैसे नहीं दिए क्या? नहीं बेटा, मालिक ने एक भी पैसा नहीं दिया। इसके बाद रजनी घर में रखी हुई घास हिरन को डाल देती है और वो तीनों लोग भूखे सो जाते हैं। अगली सुबह जब रजनी की नींद खुलती है
तो वो हिरन उनके घर में नहीं था, बल्कि उस हिरन की जगह एक अजीब तरह की मशीन रखी हुई थी और सामने वाली दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। रजनी उर्मिला से पढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि वो अनपढ़ थी। मैं कोई हिरन नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा थी। मैं तुम्हारे सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुई और तुम्हें ये जादुई रोटी बनाने वाली मशीन दे रही हूँ। आटा डालते ही इसमें से सोने की रोटियां निकलेंगी। दीवार पर लिखी बात सुनते ही रजनी बहुत खुश हो जाती है। अब देखना टिंकू, मैं तुम्हारा एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में करा दूंगी। रजनी तैयार होकर तुरंत शहर में काम के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और सोने की रोटियां बनाने के लिए मशीन में आटा डालना पड़ेगा। दिन भर काम करने के बाद रजनी कुछ पैसे लेकर घर पहुंच जाती है और उन पैसों से आटा खरीद लेती है। जादुई मशीन में आटा डालते ही उसमें से सोने की रोटियां बाहर निकलने लगती हैं। इतनी सारी सोने की रोटियां देखकर टिंकू और उर्मिला खुशी से उछलने लगते हैं। देखो माँ, देखो कितनी बड़ी बड़ी सोने की रोटियां निकल रही है। अब हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे, हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। इसके बाद रजनी सोने की रोटियां बेचकर बहुत सारा पैसा जमा कर लेती है और एक बहुत बड़ा मकान बनवा लेती है। उर्मिला और टिंकू के खेलने के लिए एक पार्क भी बनवा लेती है। इसके बाद रजनी अपने कस्बे से शहर तक जाने के लिए एक पक्का रास्ता बनवाती है, ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। रजनी बहुत सारा पैसा गरीबों में दान कर देती है। एक दिन रजनी शहर में गरीबों को कपड़े बांट रही थी, तभी अचानक उसका पुराना मालिक वहाँ आ जाता है। अरे रजनी, तुम बहुत दिनों से तुम काम पर नहीं आई हो और तुम ये क्या कर रही हो? मालिक, अब मैं कभी काम पर नहीं आऊंगी। भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है। इसके बाद रजनी अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। गांव वर्सेस शहर की चुड़ैल बहुए। रात का समय होता है, चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है। इतनी शांत माहौल में एक निशा नाम की लड़की अपने कमरे में सो रही होती है। तभी अचानक से उसका कमरा कोई खोलता है। कमरे के अंदर एक औरत की काली परछाई दिखाई पड़ती है। बड़े आराम से सो रही है बहू रानी। आज तो मैं इसे हमेशा के लिए ही सुला दूंगी, जिस प्रकार मैंने अपनी पहली दो बहू शीतल और रागिनी को चैन की नींद सुलाया था। ऐसा सोचते ही कामिनी एक तकिया उठाती है, जिसके बाद वो उस तकिए के सहारे से निशा को मारने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ दो भयानक चुड़ैल पहुँच जाती हैं। एक शहर की मॉडर्न चुड़ैल तो दूसरी गांव की भोली चुड़ैल। बहुत चर्बी चढ़ गई है सासू माँ जी तुमको। आज हम तोहरी ई चर्बी उतारन के खातिर आई हूँ यहाँ। क्या बोलती हो रागिनी जिज्जी, लगा दे इसको आज ठिकाने। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, इस दिन का ही तो इंतजार था। अब इसको इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। वो दोनों भयानक चुड़ैल कामिनी की गर्दन अपने अपने हाथों से पकड़ लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों बहुत जोरों से हंसने लगती हैं। क्या बात है, आज इसकी गर्दन पकड़ के मुझे बहुत मजा आ रहा है। आखिरकार आज मैं अपनी और तुम्हारी मौत का बदला जो ले रही हूँ इससे। अरे जीजी, तनिक हमका भी थोड़ा हाथ साफ करने दो, नहीं तो हमको आज सुकून नहीं मिलेगा। दोनों चुड़ैल बहुएं बारी बारी से अपनी मौत का बदला कामिनी से लेने लगती हैं। कुछ ही देर में वो दोनों चुड़ैल बहुएं कामिनी को जान से मार देती हैं और खुद भी वहाँ से गायब हो जाती हैं। आखिर उन दोनों चुड़ैल बहुओं ने कामिनी को क्यों मारा? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। चारों तरफ शादी का माहौल होता है। सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। एक मंडप में रागिनी, जो कि शहर की सबसे बड़ी मॉडर्न लड़की थी, वो अपने होने वाले पति विवेक के साथ मंडप में बैठी होती है। दूसरी तरफ पंडित मंत्र पढ़ रहा होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उन दोनों की शादी संपन्न होते ही विवेक की माँ कामिनी अपनी बहू रागिनी और विवेक को वहाँ से अपने घर ले जाती हैं, जिसके बाद वो अपने कमरे में चैन की नींद सोने चले जाती हैं। अरे, मैंने विवेक के कमरे में दूध का गिलास तो भिजवाया ही नहीं। एक काम करती हूँ, शीतल को कह देती हूँ, वो लेकर चली जाएगी। अरे शीतल, ओ शीतल, कहाँ मर गई? अरे जल्दी यहाँ आ,
मुझे तुझसे कोई काम है। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी रात क्यों चिल्ला रही हो? अरे बहू, एक काम कर, एक गर्मा गर्म दूध का गिलास लेकर विवेक के कमरे में चली जा। ये सुनते ही शीतल की आंखों से आंसू आने लगते हैं। माँ जी, ये क्या कह रही हो आप? विवेक जी की सौतन के लिए मैं एक गिलास दूध लेकर जाऊं? तनिको तो हमरे बारे में सोचिए। अरे जैसा तुझे कहा है चुपचाप ऐसा ही कर, नहीं तो तुझे तेरे गांव भिजवा दूंगी और अपनी शहर की बहू के साथ खुशी खुशी यहाँ रहूंगी। और हाँ, रागिनी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तू विवेक की पहली पत्नी है। अगर उसे इस बात की जरा भी भनक लगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। कामिनी इस तरह अपनी बहू को हर बार ब्लैकमेल करते हुए सभी काम करवा लेती है। जैसे ही शीतल एक गिलास दूध विवेक के कमरे में लेकर जाती है, उसकी नजर रागिनी के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वो रोने लगती है और दूध का गिलास विवेक को देकर अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, ये तो किस जन्म की सजा दे रहा है हमका? आखिर ऐसा क्या किया है हमने? शीतल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी सास उसके लिए उसकी एक सौतन लेकर आती है। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, लेकिन मरने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं। ये सब मुझे अपनी आंखों के सामने झेलना पड़ेगा। रागिनी मॉडर्न थी और हमेशा शीतल को देखकर उससे दूर भागती थी। पता नहीं इस गवार नौकरानी को क्यों रखा है यहाँ इस घर में। एक दिन रागिनी रसोई में आकर शीतल से कहती है, अरे ओ गांव की गवार, एक काम कर, मेरा नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा दे, समझी? ये सुनते ही शीतल रोने लगती है और रोते हुए रागिनी से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नौकरानी कहने की? शीतल रागिनी को सब कुछ सच बताने ही वाली होती है कि तभी वहाँ कामिनी पहुँच जाती है और उसे कुछ कहने से रोक देती है। अरे क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों की बातें ही खत्म नहीं हो रही है। वो माँ जी, मैं वो तो। अरे वो क्या लग बोल रही हो? अब बोल भी दे। मैं कौन सा तेरी जान निकाल रही हूँ जो तू मुझसे इतना डर रही है? शीतल कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर रागिनी को बहुत अजीब लगता है। एक दिन रात के समय कामिनी अपने कमरे में आराम से सो रही होती है कि तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रागिनी दिन प्रतिदिन शीतल के नजदीक आने की कोशिश कर रही है। आज तो शीतल उसे सच बताने ही वाली थी। अगर दूसरी बार इसने सच को बता दिया तो मुझे पोता कैसे मिलेगा? खुद बांझ से तो पोता दिया नहीं गया और ये मेरी बहू रागिनी को भी पोता नहीं होने देगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर कामिनी शीतल के कमरे में जाती है और एक तकिया उठाकर उसका मुंह दबाने लगती है। देखते ही देखते दम घुटने की वजह से वो मर जाती है। लेकिन ये सब दरवाजे पर खड़ी हुई रागिनी देख लेती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? आपने तो शीतल को जान से मार दिया। आपने ऐसा क्यों किया? कामिनी बहुत घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो शीतल को कमरे की दीवार से तलवार उठाकर मार देती है। हे भगवान, ये सब मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपनी दोनों बहुओं को ही मार दिया। अब मैं क्या करूं? कामिनी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रागिनी और शीतल दोनों ही भयानक चुड़ैल के रूप में बदल जाती हैं। ये सब क्या हो गया? क्या मैं सच में मर गई हूँ? मैं तो बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह दिख रही हूँ। जो सच मैं तुम्हें जीते जी नहीं बता पाई, वो सच मैं तुम्हें मरने के बाद बताती हूँ। हमारी सास बहुत ही लालची थी। उन्होंने तुम्हारी शादी विवेक से इसलिए करवाई थी ताकि तुम उन्हें एक पोता दे सको, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हें मौत के घाट उतार दिया। इस कामिनी की बच्ची ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद से शीतल और रागिनी दोनों मिलकर अपनी सास कामिनी को मारने का मौका ढूंढती रहती हैं। इसी बीच कामिनी अपने बेटे विवेक की शादी एक निशा नाम की लड़की से करवा देती है। निशा के आने के बाद रागिनी और शीतल की आत्मा निशा के अंदर घुसकर कामिनी को डराया करती थी। इस सब से परेशान होकर कामिनी एक दिन रात के समय खुद से कहती है, मेरी दोनों शहर वाली बहू और गांव वाली बहू ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अब तो वो दोनों इस निशा के अंदर घुस गई है। आज मैं इस निशा को भी मार दूंगी, फिर देखती हूँ वो दोनों किसके अंदर घुस कर आएंगी। ऐसा सोचकर कामिनी निशा को मारने उसके कमरे में पहुंच जाती हैं। लेकिन निशा को बचाने के लिए रागिनी और शीतल दोनों कामिनी को मार देती हैं। आखिरकार हमने अपनी सास से अपनी मौत का बदला ले ही लिया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहती हो जीजी।
अब तो हम सुकून से यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। उस दिन के बाद रागिनी और शीतल दोनों वहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं और विवेक अपनी तीसरी पत्नी निशा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।